आचार्य के आदेश पर शशांक हेलेना को अपने साथ लेकर उस ओर चल दिया था जहां सेल्यूकस के ग्रीक सैनिकों का एक बड़ा सा शिविर था। और आचार्य का यह अनुमान भी एकदम सटीक था कि सेल्यूकस उसी शिविर में से उन पर लगातार नजर रखे हुए है। और जब सेल्यूकस ने दूर से अपनी बेटी हेलेना को देखा तो एक पल के लिए उसका सारा क्रोध, सारा दंभ और सारी घृणा जैसे एक झटके से दूर हो गई थी। उसके मन में अपनी बेटी के लिए फिर से वही प्रेम, वही वात्सल्य पैदा होने लगा था। उसकी आंखें नम हो रही थी। उसके पास खड़ा हुआ ग्रीक सेना नायक बहुत सतर्कता से दूर खड़े उस रथ पर अपनी पैनी दृष्टि जमाए हुए थे, जिसके निकट आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त खड़े हुए थे, जबकि शंभुनाथ अभी रथ की बलगा थामे उस पर सवार था। शाम की लालिमा अब अंधकार में बदलती जा रही थी। सेल्यूकस ने एक जलती हुई मशाल उठाई और नायक को थमाते हुए बोला, तुम ये मशाल लेकर मेरे साथ चलो, किंतु उन सब पर दृष्टि बनाए रखना। हम हेलेना को शिविर में लेकर आएंगे। इसी के साथ वो तुरंत आगे बढ़ने लगा, किंतु नायक उसे रोकते हुए कहने लगा, स्वामी, आप यूं अकेले वहां मत जाइए। वे लोग अपने साथ एक बड़ा सा रथ लेकर आए हैं जो चारों तरफ से ढका हुआ है। मुझे संदेह है कि उसमें अवश्य ही मगध के सैनिक छुपे होंगे। सेल्यूकस अब एकाएक झंझला उठा और नायक को डांटते हुए बोला, अगर उसमें सैनिक होंगे भी तो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, और फिर तुम क्या यहाँ हाथ पर हाथ रखे बैठे रहोगे? यदि उनमें से कोई भी मुझ पर आक्रमण करने अथवा मेरे अधिक निकट आने का भी प्रयास करे तो तुम तुरंत अपनी सेना सहित उन पर टूट पड़ना। अब जल्दी मेरे साथ आओ, मुझे हेलेना से मिलना है। इसी के साथ वो अपनी बेटी को पुकारता हुआ तेजी से आगे बढ़ने लगा। हेलेना ने दूर से ही अपने पिता की पुकार सुन ली थी और इसे सुनकर वो भी व्यथित हो उठी थी। उसके सामने अब एक दुविधा खड़ी हो गई थी। कहाँ तो वो ये सोचकर यहाँ आई थी कि दृढ़तापूर्वक अपने पिता का सामना करेगी, उनके सवालों के बहुत ही कठोर जवाब देगी, लेकिन अब अपने बाबा सेल्यूकस की ऐसी कातर पुकार सुनकर उसके भीतर का पाषाण पिघलने लगा था। वो भावुक होने लगी थी। दूर खड़े चंद्रगुप्त और आचार्य ने भी सेल्यूकस की आवाज सुनी थी, साथ ही हेलेना की व्यग्रता को भी भांप लिया था। चंद्रगुप्त ने आचार्य से कहा, देखा आपने आचार्य, इस सेल्यूकस बहुत चालाक है। मैंने कहा था ना आपसे कि वो अपनी बेटी को भावुकता के जाल में फंसाने की कोशिश करेगा, और देखिए उसने अपना नाटक शुरू कर दिया। लेकिन आचार्य सहज भाव से बोले, सेल्यूकस क्या करता है इससे भला हमें क्या सरोकार चंद्रगुप्त, हमें तो हेलेना की प्रतिक्रिया जाननी है। और क्या तुम्हें हेलेना पर विश्वास नहीं? चंद्रगुप्त थोड़ी अधीरता से बोला, विश्वास तो है आचार्य, किंतु स्त्रियों की भावनाएं बहुत कोमल होती हैं और हेलेना तो आवश्यकता से अधिक ही कोमल है। सेल्यूकस इसका लाभ उठा सकता है। आचार्य अब गंभीर स्वर में बोले, ये परीक्षा की घड़ी है चंद्र, न केवल हेलेना के लिए बल्कि तुम्हारे और हेलेना के प्रति तुम्हारे प्रेम के लिए भी। देखते हैं इसमें कौन विजयी रहता है, हेलेना अपने पिता को चुनती है अथवा अपने पति को। चंद्रगुप्त ने आगे कुछ नहीं कहा, किंतु उसके भीतर एक झटपटाहट होने लगी थी। अब थोड़ी ही दूर पर एक मशाल जलती हुई दिखाई देने लगी थी, जो धीरे धीरे हेलेना के निकट आती जा रही थी। इस मशाल की रोशनी में हेलेना ने अपने पिता को देखा और सेल्यूकस ने अपने पुत्र को। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। सहसा सेल्यूकस आगे बढ़ा और हेलेना को अपने सीने से लगाते हुए कहने लगा, ओ हेलेना, तुम क्यों अपने पापा को इतना दुख दे रही हो? ये सेल्यूकस बड़े से बड़े युद्धों में भी इतना कमजोर नहीं पड़ा जितना कमजोर तुमने उसे कर दिया है। बताओ बेटी, तुम आखिर उस चंद्रगुप्त के साथ वापस मगध क्यों चली गई, जबकि मैंने तो तुम्हें अपने सैनिकों के साथ यूनान रवाना कर दिया था। बोलो हेलेना, क्या तुम्हें उस अधम दासी पुत्र और उसके धूर्त गुरु ने ऐसा करने पर विवश किया था? बताओ मेरी बच्ची, मुझे सब कुछ सच सच बताओ।
हेलेना कुछ देर अपने पिता के सीने से लगी हुई रोती रही। फिर उसने खुद को धीरे से अलग किया और अपने आंसू पोंछते हुए धीमे स्वर में कहा, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ बाबा, किंतु मुझे किसी ने भी विवश नहीं किया, बल्कि मैं अपनी इच्छा से यहाँ हूँ और अब यहीं रहूंगी। हेलेना का ये निर्णयात्मक कथन सुनकर सेल्यूकस को एक गहरा धक्का लगा, मगर फिर उसने खुद को संभालते हुए तुरंत कहा, नहीं बेटी, ये तुम्हारे शब्द नहीं हो सकते। मैं उस चाणक्य को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो न जाने ऐसी कौन सी विद्या जानता है कि किसी को भी अपने वश में कर लेता है। उसने तुम्हारे साथ भी यही किया है, और वो देखो, वो अभी भी वहां दूर खड़ा खड़ा तुम्हें ही देख रहा है। फिर एकाएक वो हेलेना का हाथ पकड़ते हुए बोला, मैं जानता हूं बेटी कि उस धूर्त की मौजूदगी में तुम कभी सच नहीं कह सकोगी, इसलिए आओ मेरे शिविर में चलो, हम पिता पुत्री इत्मीनान से बातें करेंगे। अब सेल्यूकस को यूं हेलेना का हाथ पकड़कर शिविर की ओर ले जाते देख उनके निकट खड़ा हुआ शशांक असमंजस में पड़ गया, जबकि दूर खड़े चंद्रगुप्त ने बहुत व्याकुलता से कहा, आचार्य वो देखिए, वो दुष्ट तो हेलेना को जबरन अपने साथ ले जाने की चेष्टा कर रहा है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा आचार्य, मैं अभी उसे चुनौती देता हूँ। इसी के साथ चंद्रगुप्त ने अपना हाथ अपनी तलवार की ओर बढ़ाया, किंतु आचार्य ने बहुत ही दृढ़ता से उसका हाथ बीच में ही रोक दिया और वो उसी दृढ़ता पूर्वक बोले, भावावेश में आकर ऐसी मूर्खता मत करो चंद्र, वरना उस सेल्यूकस को अवसर मिल जाएगा और उसके सैनिक तुरंत हम पर टूट पड़ेंगे, और शायद यही वो चाहता है, इसलिए चुपचाप बस देखते रहो। अब जो भी करना होगा वो हेलेना ही करेगी। चंद्रगुप्त अब चाहकर भी कुछ न कर सका, जबकि उधर हेलेना ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाते हुए सेल्यूकस से कहा, नहीं बाबा, मैं आपके शिविर में नहीं जाऊंगी। आपको जो भी बात करनी हो, जो भी सवाल पूछने हो, यही पूछिए। और वैसे आचार्य की उपस्थिति में भी मैं अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हूँ, मेरी कोई विवशता नहीं है। किंतु मैं जानती हूँ कि शिविर में आप और मैं अकेले होंगे, तब आप अवश्य ही मुझे विवश कर देंगे कि मैं आपकी बात मान लूं। और मैं आपके समक्ष अब कमजोर नहीं पड़ना चाहती बाबा, मगध में रहना मेरी इच्छा है, मेरी स्वतंत्रता है, और आपको इसका मान रखना चाहिए बाबा। सेल्यूकस अब एक पल के लिए तो मौन हो गया, फिर सहसा उसे कुछ याद आया और वो अपने स्वर को बहुत ही विनम्र बनाते हुए कहने लगा, मैं जानता हूं बेटी कि तुम्हें वो कोलीन पसंद नहीं है, उसी के कारण तुम यूनान छोड़कर यहाँ चली आई थी और अब उसी की वजह से वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि तुम्हें डर है कि मैं जबरन उसके साथ तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। किंतु नहीं बेटी, मेरी आंखों पर बंधी पट्टी खुल चुकी है, उस कोलीन का पर्दाफाश हो चुका है, बल्कि उसे तो अब दिमित्रस ने बंदी बनाकर रखा है। इसलिए तुम निश्चिंत रहो बेटी, उस दुष्ट के साथ अब तुम्हारा विवाह नहीं होगा। और अब मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि हेलेना, कि जिस भी ग्रीक युवक को तुम चुनोगी उसी से तुम्हारा विवाह कराऊंगा मैं। यूनान के कितने ही कुलीन कुमार तुमसे विवाह करने को आतुर हैं। हेलेना ने जब कुछ नहीं कहा, वो शायद थोड़ी दुविधा में थी कि अपने और चंद्र के गंधर्व विवाह के विषय में अपने पिता को बताए अथवा नहीं। सेल्यूकस उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देख रहा था। हेलेना ने बस इतना ही कहा, आप वापस लौट जाइए बाबा, अब मगध ही मेरी भूमि है। हेलेना के इस हट को देखकर सेल्यूकस मन ही मन क्रोधित होने लगा। एक पल के लिए तो उसने ये विचार भी कर लिया था, यहाँ मौजूद चंद्रगुप्त और चाणक्य को इस क्षण मार गिराए और फिर हेलेना को जबरन अपने साथ ले जाए, मगर वो जानता था ऐसा करने पर उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। हेलेना भी नहीं, क्योंकि उसने यदि हट पकड़ लिया है तो अब वो भले ही अपने प्राण दे देगी, किंतु वापस लौटकर यूनान नहीं जाएगी। लेकिन सेल्यूकस भी इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। अभी भी उसके तरकश में एक आखिरी तीर बचा हुआ था, जिससे हेलेना को परास्त किया जा सकता था। उसने एक दृष्टि दूर खड़े आचार्य तथा चंद्रगुप्त पर डाली, फिर अपने स्वर को जानबूझकर भावुक बनाते हुए हेलेना से बोला, तुम इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती हो हेलेना? और ये ठीक है कि तुम मेरी अवहेलना कर सकती हो, किंतु अपनी माता, क्या तुम उसके प्रति भी इतनी ही कठोर हो चुकी हो? क्या तुमने एक क्षण भी
उसके विषय में नहीं सोचा? जब से तुम गई हो तब से भोजन पानी त्याग कर तुम्हारे वियोग में तड़प रही है, तुम्हारे लिए दिन रात आंसू बहाती है, मुझे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती रहती है कि मैं किसी भी तरह बस एक बार उसकी हेलेना को यहाँ ले आऊं। क्या तुम्हें अपनी माता की पीड़ा, उसके संताप से कोई सरोकार नहीं है? क्या तुम उसे जीते जी मार डालना चाहती हो? अब सेल्यूकस की इन बातों को सुनकर हेलेना बुरी तरह से आहत हो गई। एक बार फिर से उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन तभी उसने बहुत ही कठोरता से अपने पर नियंत्रण किया और कहा, आप मेरी कमजोरी भली भांति जानते हैं बाबा, इसलिए माता का जिक्र करके मेरे मर्म पर गहरी चोट कर रहे हैं। मुझे विवश करने की एक बहुत ही तुच्छ चाल चल रहे हैं आप, किंतु मेरे पास भी अपनी माता की पीड़ा और संताप दूर करने का उपाय है। सेल्यूकस ये सुनकर एकाएक चौंक उठा। उसने अचरज भरी दृष्टि से हेलेना को देखा। हेलेना ने दृढ़ता पूर्वक कहा, आप जाकर मेरी माता से कहिए कि हेलेना यहाँ मगध में बहुत प्रसन्न है। ये सुनते ही माता की पीड़ा दूर हो जाएगी, क्योंकि वे हमेशा मुझे प्रसन्न देखना चाहती है। और उसे ये भी कहिए कि उनकी पुत्री ने अपनी इच्छा से अपने लिए एक जीवन साथी चुन लिया है, बल्कि उससे गंधर्व विवाह भी कर लिया है। और उनकी ये पुत्री अब अपने पति यानी मगध के सम्राट से उतना ही गहन प्रेम करती है जितना प्रेम वे अपने पति यानी आपसे करती है बाबा सेल्यूकस। हेलेना की इस बात को सुन सेल्यूकस पर तो जैसे कोई वज्रपात हुआ हो। वो स्तब्ध सा अपनी जगह खड़ा ही रह गया और फटी फटी आंखों से बस हेलेना को ही देखे जा रहा था। फिर वो किसी तरह बोला, नहीं हेलेना, ये झूठ है, ये कह दो, ये झूठ तुमने मुझे कष्ट देने के लिए बोला है, क्योंकि वो अधम दासी पुत्र कभी मेरी बेटी का पति नहीं हो सकता। हेलेना ने धीमे से कहा, मैं झूठ बोलकर किसी को कष्ट नहीं देना चाहती बाबा। मैंने जो कुछ कहा वो सत्य है। 3 दिवस पहले स्वयं आचार्य ने ही मेरा और चंद्रगुप्त का विवाह संपन्न करवाया है, और ये सब मेरी इच्छा से ही हुआ है। फिर वो सेल्यूकस के निकट आई और उसके कंधे पर अपना एक हाथ रखते हुए बोली, मैं यहाँ बहुत प्रसन्न हूँ बाबा, मुझे अपना मनचाहा वर मिल गया। अब मैं शांति और प्रेम से उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ बाबा। बाबा, आप भी अपनी कुलीनता के इस झूठे दंभ को त्याग कर वापस यूनान लौट जाइए, क्योंकि युद्ध से केवल और केवल विनाश ही होता है बाबा। इसी के साथ हेलेना पीछे मुड़ी और उस ओर चल दी जहां चंद्रगुप्त और चाणक्य खड़े हुए थे। तो क्या सेल्यूकस ने हेलेना और चंद्रगुप्त के इस विवाह को स्वीकार कर लिया है? और क्या अब वो यहाँ से सचमुच ही वापस लौट जाएगा? यानी जिस महायुद्ध को आचार्य टालना चाहते थे, क्या अब वो सचमुच टल चुका है? जानने के लिए सुनते रहिए चाणक्य, सिर्फ पॉकेट एफएम में।